अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। कैसे गुजरे 2 दिन? वैसे बहुत अच्छे थे तो जान छुट्टी रही है। चलो कोई ना आ गए ना। लो भाई, ये क्वेश्चन 67 करवाने की कोई जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। आपका लेवल इतना हो गया कि अब हाँ जी, ये मैंने करवा दिया था बेसिकली। 69 कर लेते हैं इसको जरा जल्दी से। केएल यूजेज रिवैल्यूएशन 5 मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार जरा तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, कितने बच्चे होमवर्क नहीं करके आए आज? आज भी है माशाल्लाह 2-4। क्यों बेटा? कर लेना था यार, अगली बार करना शुरू करोगे, दोबारा पढ़ोगे अकाउंटिंग एक बार पढ़। ये सर हम रोज काम रोज करें, पास हो गए तो कौन जिम्मेदार? KL uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant, equipment. 5 buildings were acquired in same vicinity on Jakam January 10 at a cost of 200. Useful life of building on date of acquisition was 20 years. बातें बंद कर दें आप। यकम जनवरी 10 को ये बिल्डिंग्स खरीदी थी, यकम जनवरी 16 को रिवैल्यू हुई। तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक, फिर 11 तक, फिर 12 तक, फिर 13 तक, फिर 14 तक, फिर 15 तक की वर्किंग करेंगे डिटेल से। हमें कोई जरूरत नहीं है, दरमियान में रिवैल्यूएशन नहीं है। यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 16 के दरमियान कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो फिर हम जंप करके यकम जनवरी 16 तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब 200 है ना, 200 एसेट की कॉस्ट। ठीक है, तो 200 लाइफ से डिवाइड किया, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। और यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 दिसंबर 15 तक कितने साल बन गए? 6 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन निकालनी है। 6 से मल्टीप्लाई किया, 60 रुपीज की डेप्शन आ गई। और 31 दिसंबर 15 में बुक वैल्यू कितनी है? अब इस 140 को कंपेयर करना है यकम जनवरी 16 पर रीवैल्यूड अमाउंट से, और रीवैल्यूड अमाउंट थी 480 रुपए, तो रीवैल्यू सरप्लस आ गया 340 का। यहां तक को मसला। अब जी हमारी 5 में से 3 बिल्डिंग्स बिक गई 31 मार्च 16 को। तो क्या सिखाया था? जो 3 बिल्डिंग्स बिकी हैं उनकी डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने। कितने महीनों की? 3 महीनों की। और जो 3 बिल्डिंग्स बिकी हैं इनकी 31 मार्च 16 की बुक वैल्यू निकाल के वो भी यहां से निकाल के फेंक देनी है वर्किंग से हमने। और जो बाकी बिल्डिंग्स बच गई हैं उन बिल्डिंग्स की 12 महीने की डेप्रिसिएशन भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखनी है। ठीक है, तो जो पहली 2 फिगर्स हैं, डेप्रिसिएशन डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की और बुक वैल्यू डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की, इसके लिए मैंने आपको कहा था हम एक वर्किंग कर लिया करेंगे डायरेक्ट करने की बजाय। ये ज्यादा फायदामंद चीज है। ठीक है, मुश्किल सवालों में भी काम आएगी। वो मुश्किल सवाल जो नेक्स्ट टेस्ट में अब आएगा। ठीक है, टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कितने बच्चों को लगता है कि हम पास हो जाएंगे? इतनी आप लोगों को हुस्ने ज़न नहीं रखते, लग जाते हैं, बस इतनों को लगता है पास हो जाएंगे। चले, कितनों को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे? पक्का कंफर्म? चले सुने, बातें नहीं करें प्लीज। ओके, अब इन 3 बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है और बुक वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको कहा था जो डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स हैं उनकी लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट से अलग वर्किंग बना लो, डेट ऑफ सेल तक। ठीक है, तो इन बिल्डिंग्स को हम अलग ले आते हैं। तो यकम जनवरी 16 पे हमने रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है, ऐसा ही है। अब रीवैल्यूड अमाउंट सारी बिल्डिंग्स की कितनी है? 460। सवाल की खामोशी केस में यही अज्यूम करेंगे ना। अगर सवाल ने कहा कुछ नहीं है तो सेम विसिनिटी, वैसे मैंने कहा था हम यही अज्यूम कर लेंगे। ये सेम विसिनिटी नाम भी लिखा होता तो हम यही अज्यूम करते, क्योंकि सवाल खामोश है कि अगर 5 बिल्डिंग्स हैं और ये 200 इकट्ठी कॉस्ट है तो फिर एक बिल्डिंग की 200/5। अगर 5 बिल्डिंग्स हैं जिन सबकी रीवैल्यूड अमाउंट 480 है तो एक बिल्डिंग की निकालनी हो तो 480/5, यही अज्यूम करेंगे ना। ठीक है, तो 480 सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है। ये 480 सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है। हमें चाहिए अपनी डिस्पोज होने वाली 3 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट। तो 480 को डिवाइड कर देंगे 5, ये 5 की रीवैल्यूड अमाउंट है। हमें कितनों की चाहिए? 3 की। कितनी बनती है? 88। ऐसे ही ये जो 340 रुपए का सरप्लस आया है यकम जनवरी 16 पर, ये सरप्लस 5 बिल्डिंग का है इकट्ठा। ठीक है, हमें कितनी बिल्डिंग का चाहिए? अब कितना सरप्लस है? 340। ये सारे का सारा 5 बिल्डिंग्स का है, हमें इसमें से 3 का चाहिए, तो 204 रुपए का रिवैल्यूएशन। ये हमने अलग कर लिया अपने डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स का रिवैल्यूएशन सरप्लस भी और उनकी रिवैल्यूड अमाउंट भी। ठीक हो गया? क्यों अलग किया? क्योंकि इनको हमने पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं करना था, वरना तो बचपन से ये सीखा था 480 सारे के सारे को डिवाइड कर दो जी रिमेनिंग लाइफ से। पर अब तो नहीं कर सकते थे ना, यहाँ पे कुछ को 3 महीने पे रोकना था, कुछ को पूरे 12 महीने। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2016 पर हमने इसकी डेप्रिसिएशन करनी है ना। 31 मार्च 16 पर रोकनी है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए
288 को हमने डेप्रिशिएट करना है रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ हम किस दिन निकाला करते हैं जी, यहाँ खड़े होकर, यकम जनवरी 16, और थोड़ी देर पहले 31 तक निकाली तो है। टोटल लाइफ कितनी गुजर गई, कितनी लाइफ गुजर चुकी है टोटल, 6 गुजर चुकी है, 5 नहीं। अगर ऐसी कंफ्यूजन हो तो गिन लिया करो। यकम जनवरी 10 पे एसेट खरीदा, 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक 6 साल बनते हैं। ये 6 साल 31 दिसंबर 15 या यकम जनवरी 16 तक, एक ही बात है ना, एक ही दिन इंटरचेंजेबल यूज होता है। तो 6 साल गुजर चुके, ओरिजिनल लाइफ सवाल ने बताई थी 20 है, 6 गुजर गए तो रिमेनिंग कितनी है, डिवाइड बाय 14 किया, लेकिन ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनेगी। हमें कितने महीनों की चाहिए, 3 महीनों की, तो इंटू 3/12। ठीक है जी। इसी तरह से नशर करो सरप्लस के साथ 204 बटा, अब इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं, एक बार सोच लिया हमने, इंटू 3/12 जी, बोले 5 और 4। ठीक है जी। बुक वैल्यूज 283 और 200, ये वो बुक वैल्यूज हैं जो हमने माइनस कर देनी है पिछली वर्किंग। ठीक है, यानी हमें जो फिगर्स चाहिए थी, एक चीज डेप्रिसिएशन और दूसरी बुक वैल्यू, और डेप्रिसिएशन और साथ ही उस इंक्रीमेंटल की फिगर आ गई, और फिर बुक वैल्यू, एसिड की ऊपर बचा हुआ सरप्लस भी, ये चारों फिगर्स हमें चाहिए थी, ये अवेलेबल हो गई। इनको जाके हम उसको मेन वर्किंग में लिख लेते हैं। ठीक है, 283, सॉरी यहाँ पे 5 और 4 आएगा, और फिर 283 और 200 आ जाएगा। ऐसे किया था घर पे। अब रह क्या गया, बाकी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ जगह कम थी तो वर्किंग हमने कर ली थी। हमने कहा था जी, अगर वैसे तो यूं भी कर सकते थे हम कि अगर ये 480 सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है और उसमें से 288 जाने वाली बिल्डिंग्स की है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिमेनिंग है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 480 माइनस 288। ठीक है, लेकिन हमने जो काम किया था उसी को रिवाइज करना है ताकि वो तो पक्का हो जाए। तो अगर 480 5 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, तो बच कितनी गई है, 5 में से 3 तो बिक गई, बाकी कितनी है, 2। तो फिर 2 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बनेगी, 192। इसको रिमेनिंग लाइफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये ऊपर 14 साल। ठीक है, तो डिवाइड बाय 14, पता लगा कहां से आया 14, कल वाले से, जब परसों सवाल कराया था तो 7 लिखा था, आपने कहा था कहां से आया, समझ आ रही है ना। अच्छा, अब कितने से मल्टीप्लाई करें इसको, फ्रैक्शन लगेगा नहीं, पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए जी, 14। साथ ही अगला काम आपको पता है, 200 नहीं 340 सारी बिल्डिंग्स की का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, डिवाइड बाय 5 करें, इंटू 2 करें, 136। ये 2 रिमेनिंग बिल्डिंग्स का सरप्लस है, इसको डिवाइड करें 14 से, आंसर इज 10। तो ये 2 फिगर्स भी हमें चाहिए थी, रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन और उनका ट्रांसफर, जो इंक्रीमेंट की ट्रांसफर है रिटेन अर्निंग्स में, तो 14 और 10। बुक वैल्यू बता दें, वर्किंग पूरी करें, फिर एंट्रीज की तरफ जाते हैं। 178 और डन जी। चलें जी, जनरल एंट्रीज करते हैं। एक ही बार पिक्चर ले लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि इस तरह से इतनी कुछ जगह पे एंट्रीज भी आ जाए, तो आप उसकी फिर एंड पे पिक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, एंट्रीज शुरू करते हैं जी। यकम जनवरी 2016, सिर्फ 16 के साल की एंट्रीज करनी है ना जी। रीवैल्यूएशन हो रही है, रीवैल्यूएशन के दिन हमें ट्रांसफर की एंट्री करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे एडजस्ट हुआ करो कि मेरे सामने रहा करो, मेरी इतना सफेद टोपी वाले भाई, मेरी इतना वेस्टकोट वाले भाई, खान साहब सामने ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि हर बच्चा मुझे नजर आता है। एडजस्ट खुद हुआ करो, बच्चे के पीछे छुपना नहीं है। ओके, मुझे ऐसे पता नहीं, वो टेंशन लगी थी, पता नहीं यार ये बच्चा कहाँ गया, क्या कर रहा है, वो क्या रहा है। अच्छा जी, यकम जनवरी 16 जी, ट्रांसफर की एंट्री करनी है हमने। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन के दिन मैंने कहा था खड़े होंगे और ये देख लेंगे ये एसेट कभी रीवैल्यू तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर देखा ये एसेट इससे पहले कभी भी रिवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर इस एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 16 के दरमियान की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 60। ठीक है, तो 60 की ट्रांसफर की एंट्री करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग्स क्रेडिट 60 से। ठीक है जी, और साथ ही अब देखो सरप्लस है लॉस है, सरप्लस है, ऐसे 340 से बढ़ा है, तो सरप्लस की एंट्री कर दो इसी दिन, बिल्डिंग्स डेबिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस क्रेडिट। कितने थे जी, 340 से। ठीक है जी, उसके बाद अब जो 3 बिल्डिंग्स बिकने जा रही हैं, पहले उनको डेप्रिशिएट कर लें। 31 मार्च तक 3 महीने उनको डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट, 5 रुपए से बोला था शायद आपने, और साथ ही ट्रांसफर की एंट्री
रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 से। ठीक हो गया जी। अब इन एसेट्स को, इस एसेट को बेच देते हैं, इसको नहीं, इनको बेच देते हैं। ठीक है। 31 मार्च 2016 पर अगर हमने ये एसेट बेचने हैं तो पहले डिस्पोजल की, बेचने की एंट्री लिखते हैं, डिस्पोजल डेबिट, कैश डेबिट और बिल्डिंग्स क्रेडिट। और मैंने आपको ये कहा था कि आप जब डिस्पोजल की एंट्री करने लगना ना तो वर्किंग टू की तरफ आ जाना। क्यों? क्योंकि आपको बिल्डिंग्स, बिकने वाली बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए लेटेस्ट, और बिकने वाली बिल्डिंग्स की अक्यूमुलेशन चाहिए इस दिन की, और ये दोनों फिगर्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे ये देखो, बिकने वाली बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 288। हाँ, एक स्टेप जो वैसे तो नजर आ रहा है कि अक्यूमुलेशन कितनी है, 5 ही है, लेकिन आपको एक चीज सिखाई थी कि कर लिया करना अक्यूमुलेशन की कैलकुलेशन। यहां तो मसला नहीं है, यहां तो आपको नजर आ रहा है कि आपके एसेट्स की, इन एसेट्स इन बिल्डिंग्स की डेप्शन जो है 5 रुपए ही है, डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से लेकर डेट ऑफ सेल तक की। लेकिन ये कैलकुलेट करने की आदत इसलिए डलवा दी कि जरूरी नहीं है कि टेस्ट वाले सवाल में भी यकम जनवरी 16 को एसेट रीवैल्यू होकर यकम मार्च, यकम मई 16, यकम अप्रैल 16, यकम सितंबर 16 तक बिक जाए। यानी 16 वाले साल में रीवैल्यू होता है, अभी तक जितने सवाल देखे हैं, और उसी साल में बिक जाता है। अगर ये 16 में रीवैल्यू होकर 17 या 18 में जाके बिके तो होगा ना मसला। तो इसलिए एक आदत डलवा दी आपको। हाँ, पर्चे के अंदर अगर ये सिचुएशन आए तो मत करना ये एक्स्ट्रा वर्किंग। मैं तो इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर आपको जरूरत पड़ जाए कभी तो आगे जाके एसेट बिके तो करने की ये वर्किंग तो पता तो होगी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये दो फिगर जरा मुझे नजर भी आ जाती हैं ऐसे करके, मैं ये रेड कलर से दोनों को सर्कल लगा देता हूँ। ये दो फिगर्स है हमारी एक्यूमुलेशन की, ये डिस्पोजल की एंट्री के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है, जाने वाली बिल्डिंग्स की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, जाने वाली बिल्डिंग्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी। तो फरमाएं जी, एक्यूमुलेशन की 288 रीवैल्यूड अमाउंट है और 5 रुपीज इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और 30 ईच की है, 3 बिकी है तो 90 रुपए कैश आया, 193 का लॉस आ गया। अब अगली बात आपको पता है, इस इन जाने वाली बिल्डिंग से रिलेटेड जितना सरप्लस पड़ा है उसको अब यहां पड़ा नहीं रहने देना। वैसे कितना पड़ा है ये वर्किंग आपको बता रही है, ये वर्किंग टू बता रही है कि कितना पड़ा जी, 200। देखो ना, ये 283 की एंट्री हमने पास की है, ये 283 की एंट्री नेट ओपन। ठीक है ना। अब ये 200 की एंट्री भी पास करनी है हमने, तो ये एंट्री क्या है जी, रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से? 200 से। ठीक हो गया जी। फिर क्या रह गया भाई, अब बाकी रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन रह गई है जी, बस। तो 31 दिसंबर 2016 पर बोले जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 14 से, और रीवैल्यूएशन 31 दिसंबर 16 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 10। ये इस वजह से मैंने वर्किंग यहाँ पे आज कर ली है क्योंकि कल मैंने इसी सवाल का नोट आपको आज होमवर्क में देके, कल बनवाना है ना जब, तो फिर ये वर्किंग मुझे चाहिए होगी। आपको आज होमवर्क में देके, कल जब मैंने बनवाना है ना, आपको आज होमवर्क में इसका नोट बनाने के लिए देके कल फिर मैं जब क्लास में बनवाना है ना तो ये जरा वर्किंग बनी होगी। समझ आ रही है ना। आज होमवर्क के अंदर आप खूब परेशान हो गए, आज मैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रूटीन में आ जाऊंगा। नोट बनाना सिखाऊंगा कॉस्ट मॉडल से, जाते जाते 5 मिनट में रीवैल्यूएशन की डिस्कशन करूंगा, 4 सवाल होमवर्क में दूंगा जिस चारों के अंदर आपने रीवैल्यूएशन का नोट बनाना होगा, रीवैल्यूएशन वाले सवाल का नोट बनाना होगा इंशाल्लाह। वो चारों सवाल का नोट मैं कल इंशाल्लाह क्लास में खुद बनवाऊंगा। शक्लें मत देखो एक दूसरे की, ठीक है। तो तैयार है ना इंशाल्लाह जी। ले लें पिक्चर, किसी ने लेनी। 2 में डिस्पोजल नहीं होगा रीवैल्यूएशन का, 2 में डिस्पोजल होगा। जी जी, अभी देने लगा, थोड़ी देर में होगी इंशाल्लाह। कितने बच्चों का ये सवाल बिल्कुल सही था? कितनों के ये सवाल में गलती थी? गलती थी, हाथ खड़ा करें, खड़ा रखें। क्या गलती थी? एंड वाले भाई क्या गलती थी? सबसे ऊंचे हाथ वाले भाई। चलो मुझे सुनाई, डेप्रिसिएशन की गलती थी गालिब क्या? अच्छा अच्छा, ये भाई जिनको मैंने कहा सामने को बैठे, आप अभी अभी आए हैं कहीं, पहला दिन है आपका, हैं तो चुप क्यों रहे हो यार? जो है सो है, क्लास के बाद मिलो ना जरा मुझे, तो मैं सेट करता हूँ। ये पहला दिन बनता था वैसे, मैं भी कहूँ चुप क्यों रहे बार बार, मैंने सामने की फिर दूसरे के पीछे चुप रहे, ऐसा थोड़ा छुपा जाता है क्लास में। मिलो जरा क्लास के बाद आगे मुझे। हद होगी, आज हमारा 18वां लेक्चर है, आपका पहला दिन है आज। हम तकरीबन अपने पर्चे के 20-25% मार्क्स को पकड़ चुके हैं, तकरीबन, मतलब हाथ डाल दिया उस नोट को आज।
अगले 2-3 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें जी आगे आप। अच्छा जी, लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में जाना, बल्कि नहीं, हमने सीखा था स्टेटमेंट से लेजर फॉर्म में जाना, कुछ याद है? वो कैपिटल अकाउंट मैंने बल्कि याद क्या, हाँ ले ये देखो सामने भी, वो पिछली क्लास में याद आ गया मुझे, मैंने बात की थी भाई। मैंने आपको ये कहा था कि स्टेटमेंट से लेजर फॉर्म जाया जा सकता है। ये कैपिटल का लेजर बनाना सिखा रहा था ना उस दिन, मैं आपको कहा था कि अगर स्टेटमेंट से लेजर फॉर्म में जाना है तो थोड़ा मुश्किल है, बात सोचना पड़ता है जरा, इतनी की मुश्किल है क्या? डेटर की स्टेटमेंट नजर आई, इससे लेजर बनाना है तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि डेटर की नेचर क्या है। डेटर की नेचर क्या है? डेबिट नेचर, ठीक है। तो फिर ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आना है? डेबिट साइड। जो प्लस वाले हैं वो डेबिट, जो माइनस वाले हैं वो क्रेडिट, ठीक है। यानी स्टेटमेंट से लेजर बनाना है, स्टेटमेंट से लेजर। कैपिटल की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, इसको लेजर में कन्वर्ट करना है तो पहले सोचना पड़ेगा कैपिटल की नेचर क्या है। क्रेडिट नेचर है तो फिर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, जो प्लस होने वाले वो क्रेडिट और जो माइनस होने वाले वो डेबिट, ठीक है ना। यानी स्टेटमेंट से लेजर पे आते हुए फिर सोचना पड़ता है कि लेजर की नेचर कौन सी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में जाना है तो ये तो उससे भी आसान काम। क्यों? ये जी लेजर डेटर का स्टेटमेंट बना दो, आपने हेडिंग लिखी डेटर, ब्रॉड डाउन क्या है? ओपनिंग, जो इस ओपनिंग के नीचे नजर आ रहे हैं वो प्लस, जो ऑपरेट में है वो माइनस, ये तो और आसान है। कैपिटल का लेजर बना हुआ है, किसी ने कहा आपको स्टेटमेंट बना दो, आपने कहा मसला ही कोई नहीं। ओपनिंग बैलेंस, ये जो ऐड नीचे ओपनिंग के नीचे पड़े होंगे ये ऐड हो रहे हैं, उसमें लेजर में ये साइड ऐड होती थी ना, ठीक है। और जो दूसरी साइड पे पड़े हैं डेबिट साइड पे, अपोजिट साइड पे, वो क्या हो रहे हैं? माइनस, ठीक है। तो दोनों तरह से हम चल सकते हैं, स्टेटमेंट गिवन हो तो लेजर बना सकते हैं, लेजर गिवन हो तो स्टेटमेंट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बल्कि आसान है लेजर से स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। ये बात वैसे ही जरा मैंने कर दी, असल तो मैं आपको आज सिखाने लगा हूं नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा सुने, अब जो अभी कोई नोट ना करे, मेरा ये मशवरा है कि सिर्फ तसल्ली से, आराम से, सुकून से देखें। मैं एक पूरा सवाल नोट बना लूंगा, उसके बाद फिर आपको मैं 3 से 4 मिनट दूंगा, आप उधर देखे बगैर सवाल की तरफ देख के दोबारा बना लेंगे। फिर एक और सवाल है, उसके अंदर पहले आप नोट बना लेंगे, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। सही है, इसलिए फिलहाल सिर्फ देखें, बातों को सुने। हेडिंग बना ले, हेडिंग बना ले, हेडिंग लिख लें। आज क्या बनाने लगे हम? नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट ऑफ पीपी ही लिख लो, शॉर्ट लिख लो, नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं, लिखा हुआ है आपके हैंड नोट में, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको उर्फेआम में फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल भी कह देते हैं, फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल, नोट ऑफ पीपीई या डिस्क्लोजर ऑफ पीपीई, ठीक है। चले इसको बस छोड़ दो ना, इसको जो कहते हैं लिखा हुआ है नोट ऑफ पीपी। अच्छा नोट होता क्या? ये नोट क्या मतलब? करेंसी नोट में आने लगे यहाँ, 2 नंबर नोट। अच्छा जी, बचपन में इंट्रो में ये तो आप पढ़ के आए होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंप्लीट सेट होता है जिसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये इंट्रो इंट्रो में बना के आए। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ FAR 1 में बनाना सीखेंगे। और फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कुछ टॉपिक्स के जो हमारे से रेलेवेंट हैं हम FAR 1 में बनाएंगे। जैसे पीपीई का नोट आज बनाना शुरू कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना सीखेंगे, जैसे अर्निंग पर शेयर का नोट बनाना सीखेंगे EPS के टॉपिक का, जैसे IAS 8 के अंदर हम नोट्स बनाना सीखेंगे। जो हमारे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स हम यहाँ बनाएंगे। बाकी सही पिक्चर तो आपको जाके क्लियर होगी FAR 2 में, जब दोबारा से आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी बना रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। जो नोट्स यहाँ बनाना सिखाए जाएंगे वो भी फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे, और आगे जाकर आप फुल फ्लैज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे जैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, ठीक है ना। बहरहाल मैं थोड़ी देर में आपको लॉजिकल फ्लो, लॉजिकल सीक्वेंस बता दूंगा। फिलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि नोट वाली फिगर कहां जानी है, कहां प्रेजेंट होनी है। ये इंशाल्लाह जब पहला नोट बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा सारी बात, ठीक है। फिलहाल मैं आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनवाने लगा हूं, और जो क्वेश्चन है बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं है, सोल्यूशन है, ठीक है। लेजर्स से नोट बना वैसे तो लेजर से बगैर भी बन सकता है जब एक्सपर्ट हो जाते हैं नोट वर्किंग से, पर वो देखेंगे 1-2 दिन बाद। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको नोट बनवाने लगा हूं। किसी एक सवाल का मैंने सोल्यूशन किताब में से उठाया था, इंट्रो की किताब में से। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कॉस्ट मॉडल वाला, जिसके अंदर आपको एक एसेट नजर आ रहा है, उसके कमीशन का अकाउंट नजर आ रहा है। बस इससे हमने नोट बनाना सीखा, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ नोट बनाना सीखेंगे। और मजे की बात बताऊं तो नोट कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखा था ना अभी हमने, ठीक है। बस हमने एसेट और एक्यूमुलेटेड डिडक्शन के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमारा नोट बन जाना, ठीक है। तो ये जुमला लिखो अपने पास आके, आपके दिल को तसल्ली मिले। लिखो सारे बच्चे,
मैं हर दफा बच्चों को ये जुमला जरूर लिखवाता हूँ ताकि बच्चों को ये एतमाद मिले, ठीक है। ऐसे ना बनाओ, मेरा मशवरा है फिलहाल सीधा बनाओ। पहला सवाल है, इसको पोर्ट्रे कर लो, ठीक है जी। महबूब आपको तो रजिस्टर की लैंडस्केप है क्या होगा आप जी लिखें, नोट तो कुछ भी नहीं है, टॉप पे लिखें, टॉप पे सफे के टॉप पे लिखें, आगे तो नोट बनाना है ना, ठीक है। नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस, ये हर दफा बच्चों को लिखवाता हूं, सचमुच ऐसे ये कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एसिड और ये तो बस एसिड और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तो बस एसिड और ओ आर वाला और नहीं, अलिफ और ए वाला और है एंड, ठीक है ना जी। ये तो बस एसिड और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है, बस। और क्या, ये तो बस एसिड और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है। गलमू की खत्म, नोट खत्म, फिनिश। नहीं, पेपर में ये ना लिख के आना। अच्छा अब सुनो, कोई भी स्टेटमेंट बनाए ना आप, उसके बारे में 5 चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो आप सबसे पहले लिखते थे कंपनी का नेम, रिपोर्टिंग एंटिटी नेम, ऐसे ही है। फिर आप लिखते थे कंपनी के बाद कौन सी चीज बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो फिर रिपोर्ट का नेम, ठीक है जी। फिर आप लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन वगैरह, रिपोर्टिंग पीरियड। उसके बाद आप आगे लिखते थे टॉप पे रुपीज में बना रहे हैं, डॉलर में बना रहे हैं, ठीक है, या पाउंड में बना रहे हैं, क्या, रिपोर्टिंग करेंसी। और फिर लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, आपका लेवल नहीं, राउंडिंग ऑफ का लेवल, ठीक है। लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ क्या मतलब, रुपीज में बना रहे हैं, रुपीज इन 1000 में बना रहे हैं, रुपीज इन मिलियन में बना रहे हैं, तो ये 2 बातें इकट्ठी लिखी होती थी, एक रिपोर्टिंग करेंसी, दूसरा लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। जिसमें कुछ नहीं लिखा तो मतलब लेवल राउंडिंग क्या है, रुपीज, लेवल राउंडिंग क्या है 1000। ये सारे काम आप कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मैंने कहा जरा बता दूं, ठीक है। ये 5 चीजें हम कर रहे होते हैं, ये हमारे कुछ बड़े भाई हैं, एक IAS 1 है, स्टैंडर्ड्स हैं, और कुछ कंपनीज एक्ट हैं, इंशाल्लाह FAR 2 में जाके कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं की, बड़े भाइयों की, कि जो हम पे लाजिम है कि किसी भी रिपोर्ट के बारे में हमने ये 5 चीजें बतानी होती है। रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग एंटिटी नेम, फिर रिपोर्ट नेम, फिर रिपोर्टिंग पीरियड, फिर रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है। ऐसे जरा मैंने कहा बात कर ले जरा। तो अब ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट, आपको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी दिखाऊंगा। FAR 2 के अंदर चल ही रही होती हैं वो दिखाने के लिए, तो कंप्यूटर में पड़ी होती हैं, आसपास ही होती हैं, वो किसी वक्त दिखा दूंगा। इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर बैलेंस शीट बनती है, चेंज इन इक्विटी बनती है, फिर कैश फ्लो बनती है, फिर नोट्स बनते हैं, और फिर वो शुरू ही हो जाते हैं। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, उनके अंदर फिर डिटेल्स होती हैं बहुत सारी चीजों की। ये सारा लॉजिकल सीक्वेंस इंशाल्लाह समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं ये बताने लगा हूं आपको कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक नोट हम बनाने लगे हैं अब, जिसको कहा जाता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट या डिस्क्लोजर, ठीक है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम बिजनेस का नाम लिखा करेंगे। तो इस सवाल में तो है नहीं, होमवर्क वाले सवालों में होगा, तो लिख लेना, ना हो तो ऐसे ही लिख लेना कंपनी नेम। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट, नहीं, हम तो नोट्स बना रहे हैं, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड वालों भाई जरा देखना, जरा इसको नजर आ रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, सुन लो, लिखा हुआ है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो यार अब क्या तुम लोग याद करोगे, लेकिन ज्यादा हो नहीं सकता, बहरहाल गुजारा ही करो बस। सुन लो अब, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कमी बेशी आप सुन के गुजारा कर लो, फिर देख लो जी। उसके बाद वही बात, रिपोर्टिंग पीरियड बताना है हमने, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, कैश फ्लो फॉर द ईयर बनती है, चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर बनती है, सिर्फ बैलेंस शीट एज ऑन होती है, ठीक है ना। तो नोट्स बनेंगे फॉर द ईयर एंडेड, तो फॉर द ईयर एंडेड। सवाल ना बस ऐसे ही था, ये बस मैंने बताया ना कि मैंने एक सोल्यूशन उठाया था बस, और उस सोल्यूशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि इससे हम नोट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। पर्चे में ये सवाल थोड़ी आता है, पर्चे में तो फिर सवाल आता है, ठीक है। लेकिन जाहिर है बुनियाद तो बाहर कहीं से कहीं ना कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। पहला सवाल बाबर वाला याद है, किया था, सिंपल एडिशन वाला। चलते चलते आपको टेस्ट के अंदर भी सवाल मौजूद है, कैसा किस तरह का आया लेजर आप कैसे बना रहे हैं, तो लेवल आहिस्ता आहिस्ता आपका बढ़ता है।
31 दिसंबर 9 है गालिबन ईयर एंड इसमें, ठीक है, क्लोज हो रहे हैं इस पे, तो मैं लिख देता हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। अच्छा, अब ये नोट्स शुरू हो गए, इनकम स्टेटमेंट, अगला सपल्टा, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, और फिर हेडिंग आई नोट्स की। अब धड़ाधड़ नोट्स बने हुए हैं, बन रहे हैं, उन्हीं में एक नोट पीपीई का भी होगा। कोई अपना मर्जी का नंबर बताओ। 9। पिछली क्लास में भी 9 ही बोले थे बच्चे, पता नहीं क्यों। नहीं जी, आप तो 9 ही लिखना है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो भाई, नोट का नाम लिख रहा हूं मैं, किस चीज का नोट बना रहे हैं जी हम जी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बना रहे हैं। साथ साथ नोट करने वाले नुकसान उठाएंगे, इसलिए रुक जाएं। मुझे कोई जल्दी नहीं है आज, मैंने बस ये छोटे से सवाल का नोट एक बनवाना है और एक इस जैसा सवाल आगे पड़ा हुआ है उसका नोट आपसे बनवाना है, और कुछ भी नहीं करना, और बस फिर डिस्कशन करके भेज देना, परेशान करके आपको नहीं, मतलब घर में परेशान होंगे, फिर कल वो सवाल करने, ठीक है। और हम अगले 3 से 4 दिन इसके अलावा अगले 3 से 4 दिन सिर्फ नोट ही बना रहे होंगे, धड़ाधड़ नोट बनाएंगे हम, ठीक है। और मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हमसे हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट को पकड़ने की जरूरत रह गई है, बाकी सब कुछ हम कर चुके हैं। एडिशन सिंपल हमने देखा हुआ है, डिस्पोजल सिंपल हमने देखा हुआ है, एक्सचेंज का हमें पता है, चेंज एस्टीमेट का हमें पता है, ठीक है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन हमने पढ़ लिया, रीवैल्यूएशन को हमने देख लिया, स्टार्ट में भी देख लिया, एंड पे भी देख लिया, डिस्पोजल भी देख लिया रीवैल्यूएशन के अंदर। तो भाई अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ नोट को पकड़ना है, उसके फॉर्मेट को पकड़ना है, का नॉलेज आपके पास पूरा है अब, ठीक है ना। अब सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात रह गई, ओके। तो ये प्रेजेंटेशन को पकड़ना है, तो इंशाल्लाह आप माहिर खुद को कल की क्लास के एंड तक समझ रहे होंगे नोट के अंदर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, फिर परसों आपको मैं बताऊंगा, नहीं आप परसों माहिर बनेंगे इंशाल्लाह जी। चलें आगे। अब मैंने आपको क्या कहा, नोट तो कुछ भी नहीं है, पीपीई के नोट की बात कर रहा हूं कि पीपीई का नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एसेट और अक्यूमुलेशन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है। अब इसके अलावा कोई तीसरी चीज यहां पे नहीं है इस नोट की मेन बॉडी में, ठीक है। एसेट का अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अगर अक्यूमुलेटेड एक्शन अलग नजर आ रहा हो तो एसेट अकाउंट किस पे बन रहा होता है, कॉस्ट पे, ठीक है ना। तो कॉस्ट पे, अच्छा। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो एसेट अकाउंट क्या शो किया करता है, रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा, अब इधर देखो, लिखो मत प्लीज, यूं लिख सकते हैं हम, देखो अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट क्या शो करेगा, कॉस्ट, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो रीवैल्यूड अमाउंट, ऐसे ही है ना। लेकिन हम एक जनरल टर्म यूज किया करेंगे जिसके अंदर ये दोनों बातें कवर हो जाएं, ठीक है। क्या मतलब, हम स्टैंडर्ड की कही हुई एक बात, स्टैंडर्ड का कहा हुआ एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे जिसके अंदर कॉस्ट भी कवर हो जाती है और रीवैल्यूड अमाउंट भी। स्टैंडर्ड इसके लिए इस्तेमाल करता है लफ्ज ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या कहता है जी, ऐसी कैरिंग अमाउंट जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुई, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लेस हो तो फिर वो ग्रॉस नहीं रहती, वो नेट हो जाती है, नेट बुक वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अगर कोई एसेट कॉस्ट मॉडल पड़ा है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट होगी, और अगर कोई एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट रीवैल्यूड अमाउंट होगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई यूं लिखना चाहे तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्लास के अंदर क्या लिखा करेंगे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जो है ये बेसिकली मेरा एसेट अकाउंट है। क्या है जी, ये एसेट अकाउंट। यहां पर इस एरिया में मैं एसेट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब इधर देखो, कोई नोट नहीं कर रहा, मुझे पता है सब बच्चों को मौका मिलेगा नोट करने का, नोट नहीं करने का, बल्कि ये सवाल इंशाल्लाह खुद कर रहे होंगे आप, इधर देखे बगैर पॉइंट भी आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल हमने भी सही बना लिया, इतना आसान काम है। इधर देखो, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है, बोलो, ओपनिंग, एडिशंस, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में यहां पे लिखना है मैंने, तो यहां पे लिखा ओपनिंग बैलेंस, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो, ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशंस, फिर डिस्पोजल्स और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा देखो, पहला दिन समझकर मैं लिख देता हूं, वैसे लिखा नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस एसेट का अगर हो तो एडिशन उसमें क्या होना है, ऐड, और डिस्पोजल्स लेस, लेकिन जब लिखा नहीं करेंगे, क्यों, जो एडिशन होगा वो पॉजिटिव नजर आया करेगा, डिस्पोजल होगा फिर ब्रैकेट लगा देंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है हमें प्लस माइनस का साइन लगाकर भी टाइम जाया करने की, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगला लेजर कौन सा स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। देखो ये उसका सेक्शन बना लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो एक्यूमुलेशन का अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आता है इसमें, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आता है, फिर डिस्पोज होने वाले एसेट की डेप्रिसिएशन निकल जाती है और क्लोजिंग आ जाता है, ठीक है। तो यही चार चीजें हैं यहां पर भी, ये चार नॉर्मल चीजें हैं एक्यूमुलेशन अकाउंट की। चार नॉर्मल चीजें कौन सी होती हैं, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन डेबिट वाली साइड पे और क्लोजिंग, ये चार नॉर्मल चीजें हैं, वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो
अभी कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, रिवाइज मॉडल इंशाल्लाह क्लास के एंड पे आखिरी 10 मिनट में समझाऊंगा सिर्फ, ठीक है? ओके, सवाल वो आप करेंगे खुद घर पे, फिर मैं कल। ओके, ओपनिंग बैलेंस, फिर जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, सिर्फ डेप्रीसिएशन लिख लोगे पर्चे में काम चलेगा, जाहिर सी बात है। पास होने का तरीका ही बताऊंगा यहाँ पे, फेल होने ऐसा करने से फेल हो जाओगे, वो काम थोड़ी सिखाऊंगा, ठीक है? तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिख लो, फॉर द ईयर पूरी बात लिखनी लिख लो, वरना सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखना भी काफी है। ओके, उसके बाद डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन जो माइनस होती है, और फिर इनका नेट क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रीसिएशन ओपनिंग में ऐड होती है और डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन यहां से लेस होती है, ठीक है? पूरा एक्सपेंस लिखना अगर लिखना हो तो जी। ये दोनों लेजर्स स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, आगे बाद में मुकम्मल करना है अभी इसको, ठीक है? हर कोई अपने हमसाये को देख ले, कोई सो तो नहीं रहा, ठीक है? अहम बात चल रही है। अच्छा जी, आप सुने किस किस क्लास ऑफ एसेट का हमने ये कॉलम बनाना है किस वक्त? प्लांट एंड मशीनरी का। क्लास ऑफ एसेट का मतलब क्या है? देखो, हम लोग यूं नहीं करते अकाउंटिंग के अंदर कि हर व्हीकल का अलग से कॉलम बनाने लग जाएंगे यहाँ पे, हर मशीनरी का अलग, हर बिल्डिंग का अलग, नहीं। सारी बिल्डिंग्स का एक कॉलम, सारे व्हीकल्स का एक कॉलम, सारी प्लांट मशीनरीज का एक कॉलम, सारे फर्नीचर्स का एक कॉलम। तो एक क्लास ऑफ एसेट के लिए एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है? हमारे पास एक क्लास इस सवाल में आ रही है प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरी आ रही है व्हीकल। तो ये दो अलग अलग क्लासेस हैं, दो अलग अलग कॉलम्स इनके बनेंगे। तो पीपीई जहां पे लिखा होगा इसके सामने मैं लिख लूंगा आगे जो भी एसेट जिसकी, तो ये कौन सा जी? प्लांट है, तो प्लांट एंड मशीनरी। वैसे तो नजर ही नहीं आना, वैसे मसला ये। तो प्लांट एंड मशीनरी जी। अब ये लेजर्स स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, ठीक है? बहुत आसान है, बल्कि वो तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं, अब सिर्फ डाटा ही लिखना है, ठीक है? ये देखो, ओपनिंग 500, 5 लाख कर लो, पूरा लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद एडिशंस हैं 2, लेकिन हमारे पास लाइन आइटम एक ही है, लाइन एक ही, एडिशन के लिए क्या करें? और 2 हो चाहे 200 हो, एडिशंस को इकट्ठा करके ही लिखना है। यूजर को एडिशन में एक ही फिगर नजर आएगी, ठीक है? आप लोग जब प्रैक्टिकली ऑडिट पे जाएंगे ना अपने उस पे क्लाइंट के ऊपर, तो वहां पे जब आप इस तरह से नोट ओपन करवाएंगे, नोट देखेंगे, तो उसमें एडिशन आएंगे। आप फिर कहेंगे यार एडिशन की डिटेल लेके आओ, फिर वो 100 भी होंगे तो वो लिस्ट आपको ऑडिटर को प्रोवाइड की जाएगी, फिर आप उसको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट के अंदर सिर्फ एक ही फिगर नजर आएगी जिसके जो सारे एडिशंस का टोटल होगी, ठीक है ना? तो चाहे जितने मर्जी एडिशंस हैं, हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है? तो 5 लाख ओपनिंग, 500,000 ऊपर याद करवाना, एंड पे रुपीज लिखने, ठीक है? अभी लिख लो, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, मुकम्मल होगा ना फिर लिखवाऊंगा, ताकि सारे ऊपर, ठीक है ना? ऊपर लिख देंगे रुपीज, 1000 में नहीं कर रहे, रुपीज में कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 90 जमा 120, 2,10,000 के एडिशन है, तो 2,10,000 एडिशन आ गए। फिर डिस्पोजल कितने जी? 1,90,000 का डिस्पोजल है, 190,000, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 520। ले जी, हमारा एसेट अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मुश्किल काम लग रहा है? जैसे मैंने कहा है कि है ही कुछ नहीं, ये तो सिर्फ लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ही नाम है ये नोट, ठीक है? और इंशाल्लाह रोज का काम रोज करते हैं तो ये कुछ भी नहीं साबित होगा एंड पे भी, और पर्चे में अच्छे मार्क्स देके जाएगा आपको। 60-70% मार्क्स किसी भी सवाल में से आ जाए ना, हर सवाल में 60-70% मार्क्स आ जाए तो आप पास हो जाओगे ना, ठीक है? हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक, किसी सवाल को सामने आए, मुश्किल से मुश्किल सवाल, उसमें पासिंग मार्क्स ना ले सके फिर टेंशन है। और हर सवाल के अंदर आसान नंबर मौजूद होते हैं, 60-70% नंबर हर बच्चा उसमें ले सकता है, ठीक है ना? अच्छा जी, 5,20,000 क्या हो गया जी हमारे पास? 5 लाख, लाइन नहीं सीधी लग रही सर, ये क्या कर रहे हैं आप? 5,20,000। ओके, नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। ओपनिंग 1,70,000, डिडक्शन एक्सपेंस 44,167, डिस्पोजल की डिडक्शन 30,083, और क्लोजिंग बैलेंस ये मुझे लिखवाने हैं आपने 1 बाय 1। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? 1,70,000। फिर डिडक्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर 167। जानने वाले एसेट की डिडक्शन जहां से निकलनी है वो माइनस, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 18। प्लीज बड़े ध्यान से देखें पहले इस, ये बेसिकली क्या है? ये एसेट अकाउंट है हमारा, ये, और इसका क्लोजिंग आ गया। ये क्या है जी? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट है, और ये इसका क्लोजिंग आ गया, ठीक है?
अब मैं चाह रहा हूं बुक वैल्यू मुझे मिले। क्या चीज? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट गिवन है क्लोजिंग, बुक वैल्यू गिवन है क्लोजिंग। इस कॉस्ट में से इस बुक वैल्यू को इधर देखो, ये एंड पे, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये माइनस का साइन आपने बिल्कुल एंड पे लगाना है, वरना कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। कॉस्ट में से अक्यूमुलेशन को माइनस करना है, ठीक है। ये दोनों पहले इस डिब्बे का टोटल लिख लिया आपने, ठीक है। अब कॉस्ट माइनस 184,084 335916 जो है ये आपकी आ गई बुक वैल्यू। ये क्या आ गया जी? बुक वैल्यू। इधर ही लिखिए, नोट अभी नहीं करना, ठीक है। बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहले मैंने कहा कि ये साइन आपने नहीं लगाना, कॉस्ट में से क्या माइनस करना होता है? एक्यूमुलेशन माइनस करो, ये साइन बाद में लगाओ और आंसर लिख दो बुक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट व्हीकल। व्हीकल है, बोलो व्हीकल का कॉलम बना लो। व्हीकल जितने क्लासेस होंगी उतने कॉलम्स बनते चले जाएंगे और एंड पे एक टोटल कर लेंगे। और जो साथ नोट कर रहे थे उनको ये नहीं पता टोटल भी करना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना करिए नोट जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग 9 लाख, एडिशन नहीं है, नोट नहीं बनेगा, जीरो कर देना, ठीक है। तो 9 लाख ओपनिंग, 40,000 क्लोजिंग, 40,000 डिस्पोजल, तो 900,000। फिर एडिशन कितना है? एडिशन जीरो लिख लें, डैश डाल दें, कोई मसला नहीं जी। 40,000 डिस्पोजल है और 860,000 ये क्लोजिंग कॉस्ट आ गई। ये हमारे एसेट के अकाउंट का टोटल हो गया, ठीक है जी। एक्यूमुलेशन के लेजर को ओपन कर लेते हैं, कोई मसला तो नहीं लग रहा इसको, बहुत सिंपल काम है जी। ओपनिंग 11,000, ओपनिंग 3 लाख, डेप्शन एक्सपेंस 87,667, डिस्पोजल 11,000 और क्लोजिंग जी। ओपनिंग 300,000, फिर 667, 11,000, 37। ले जी बच्चों, ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर का टोटल आ गया। अब अगर बुक वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे भाई? बुक वैल्यू वाले इधर देखो, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अच्छा जी, इसको टेट्रा 3 भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों अलग अलग डिटेल भी आ गई सामने, दोनों की मूवमेंट है पूरी हमारे सामने। यूजर देख के बता सकता है स्टार्ट ऑफ द ईयर इतने एसेट्स पड़े थे, इतने व्हीकल्स पड़े थे, कोई नहीं खरीदा, इतने बिक गए, इतनी कॉस्ट वाले, फिर इतनी डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, इतनी डिस्पोजल की डेप्शन निकल गई और क्लोजिंग ये है, और बुक वैल्यू हमारे व्हीकल्स की इतनी, ठीक है। अब एक टोटल का कॉलम ऐड करते हैं जी, फरमा दें जी। और जी 1380,000 ये आ गई सारे एसेट्स की क्लोजिंग कॉस्ट, ठीक है जी। 4,70,000, 470,000, 834 है, और 560, एक मिनट, 560,751, और ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिब्बे का टोटल आ गया। अब मुझे बुक वैल्यू चाहिए तो मैं कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्शन को माइनस कर देता हूं, 249 सारे एसेट्स की बुक वैल्यू, ठीक है जी। अब ये देखो, आपकी बचपन की आदत पता है क्या थी कि आप लोग बैलेंस शीट जब बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, आप उसमें लिखते थे जी, एक मिनट, लेट मी होल्ड माय हैंड, एज ऑन 31 दिसंबर 2009, ठीक है जी। ऊपर नाम भी लिखते हैं, कंपनी नेम भी, ये लाजमी है, लेकिन ये तब लिखना जब वो एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा हो, बैलेंस शीट तब बनाएंगे ना, ठीक है। तो कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2009। अब बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, कैपिटल वाली साइड शुरू करते थे एसेट से, चलो नहीं भी था तो अब एसेट से लिख लो यार, चलो कुछ नहीं होता,
क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं ना, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते थे एसिड्स, फिर उसमें आप लिखते थे नॉन करंट एसिड्स। अब जो आप शुरू होते थे तो आप कहते थे जी लैंड लेस इसकी एक्यूमुलेशन, नहीं लैंड डेफिशिएंट नहीं होता था। फिर आप कहते थे जी बिल्डिंग की कॉस्ट है लेस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है लेस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, व्हीकल की कॉस्ट है। पूरा एक सफा आप भर देते थे एसिड्स के साथ ही, ठीक है। डस्टर कहाँ है वो पड़ा। अब IS-1 और कंपनीज एक्ट जो है हमारा, हमारे मुल्क का लॉ, इनकी कुछ पाबंदियां हैं। अब आप बड़े हो रहे हैं, FAR 2 के अंदर जो आपने अकाउंट्स बनाने हैं वो IS-1 और कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए बना रहे होने। तो अब हमें इतनी तफसीलात फेस ऑफ बैलेंस शीट पे शो करने की इजाजत नहीं है, बल्कि हमसे ये रिक्वायर किया जाता है कि आप एक लाइन आइटम IS-16 के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी रख सकते हैं। तो हम यहां पर लिख लें फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके बाद हम कहते हैं जी नोट नंबर 9, और फिर यहां पे लिखा होता है 819249। अब यूजर के सामने ये 819249 आता है। अगर यूजर ने इसकी डिटेल देखनी है कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन कौन से एसेट्स पड़े हैं, उनकी पुराने साल क्या मूवमेंट थी, शुरू में कितने थे, इस दफा कितने आए, कितने गए, कितनी डेप्शन है, तो वो नोट नंबर 9 में जाए। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सफा पलटेगा, कैश फ्लो, चेंज इक्विटी, फिर नोट शुरू होंगे, फिर उनमें जाएगा जाएगा जाएगा, नोट नंबर 9 पे पहुंचेगा। वहां जाकर देखेगा अच्छा इनके पास प्लांट मशीनरी भी है, व्हीकल भी है। प्लांट मशीनरी स्टार्ट ऑफ द ईयर पे इतने थे, इतने खरीदे, इतने गए, क्लोजिंग ये। स्टार्ट ऑफ द ईयर इतनी डेप्शन थी, इतनी डेप्शन मजीद इस साल की, इतनी डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दी, और ये क्लोजिंग, और ये बुक वैल्यू है, फिर ये बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू। अच्छा, और ये सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है जो कि हमारी बैलेंस शीट में नजर आ रही होगी, ठीक है। ताकि बैलेंस शीट बनी रही होती है। ये बात समझ आई है? थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंस समझ आया? तो टोटल के कॉलम का जो आखिरी जो फिगर होती है टोटल कॉलम की, वो बैलेंस शीट के फेस में नजर आती है। यूजर ने डिटेल देखनी है तो वो नोट नंबर 9 में आएगा और आके डिटेल को देख लेगा, ठीक है। समझ आई है? तो नोट इसलिए बनाते हैं। अगली बात से पहले एक छोटी सी बात और भी सुन लो। एक और चीज भी यहीं पर आप ऐड कर सकते हो, वो है इन एसिड्स के बारे में 2-3 बातें और बता लो। क्या मतलब, आपने इस एसिड पर कौन सा मॉडल लगाया, कॉस्ट मॉडल या रिवर्सल मॉडल, बता दो। फिर मेथड स्ट्रेट लाइन लगाया या रिड्यूसिंग बैलेंस लगाया या आउटपुट, ये 3 तो पढ़ लिया ना, ये लगाया। फिर डेप्रिसिएशन रेट या लाइफ क्या है। तो ये 3 बातें भी आप किसी भी एसेट के बारे में बता सकते हैं। मेरे सवाल में तो मैं अज्यूम कर लूंगा ना, इस सवाल में तो है नहीं डिटेल, वरना ये असल सवाल के अंदर तो लिखा होगा ना, आप जितने सवाल देखे उनके अंदर लिखा होता है मेथड कौन सा है, रेट वगैरह क्या है या लाइफ क्या है, सब लिखा होता है ना, ठीक है। तो वो हम सवाल के अंदर हमें सारी डिटेल लिखी हुई मिला करती है। बहरहाल आप 9.1 एक नोट के आगे सब नोट, पहला सब नोट की पहली दुम, मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस मतलब कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। तो इसी के नीचे ऐड कर दें मेजरमेंट बेसिस। अब इस सवाल के अंदर दोनों क्लास जो है वो कॉस्ट मॉडल पर ही है, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट मॉडल, और यहां पर भी कोई रिवैल्यूएशन का जिक्र ही नहीं आया, टोटल भी नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो यहां पे डेप्रिसिएशन मेथड है। अब सवाल पता नहीं असल कहां पे पड़ा हुआ, मैं वो कौन खोल के देखे, मैं अज्यूम कर लेता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं कि प्लांट मशीनरी पे जो है वो 15% रिड्यूसिंग बैलेंस था और व्हीकल पे 25% स्ट्रेट लाइन था। इजाजत अज्यूम करने की? तो आप लिखोगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड में यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस, ये सवाल में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो जाहिर सी बात है जब पूरा सवाल करना है तो ये सारी चीजों के साथ ही करना है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस और अज्यूम किया यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। ये अज्यूम नहीं करना सवाल में, ये सवाल में गिवन होगा, जो सवाल करोगे सारा डेफिनेशन वगैरह निकालोगे तो किसी मेथड के तहत ही निकालोगे ना, वही लिख देना। फिर कौन सा रेट कितना यूज किया, अगर रेट नहीं यूज किया तो ईयर्स यूज किए, तो लाइफ यूज किए तो कितने ईयर्स है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैंने कहा यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 25%। अगर आपने ईयर्स यूज किया, लाइफ यूज किया, तो यहाँ पे आप 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 8 ईयर्स लिख दें। तो ये हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट की मेन बॉडी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट की मेन बॉडी है, ठीक है। यहां तक को मसला। तो ये वाला नोट इधर देखे बगैर, इधर देख के जरा जल्दी से बना ले, जल्दी कर, शाबाश। तीन मिनट बेटा, डब्बे सुने, हमें इधर ले आए भाई साहब, कह रहे हैं डब्बे बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं आपको, तो यहां पर भी डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए बनाया अगर आपको दूर से नजर आ जाए, आपके पास तो लाइनें लगी होती हैं, क्लियरली नजर आता है, तो कोई डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। बना दे तो मर्जी है, ना बनाए तो भी मर्जी है, लेकिन टाइम ज्यादा होगा, ना बनाइएगा जी। क्या चीज? ये मर्जी होती है, ये फैक्टी इश्यूज होते हैं, इससे परेशान ना हो करें। इधर अच्छा लगता है साइड वैसे लिखा हुआ, बस मुझे आप दरम्यान में लिख लें। ये नोट कंपनी नेम, नोट फॉर द ईयर, जहां मर्जी लिख लें जी, दरम्यान में लिख लें,
स्टार्ट में लिख दें, एंड में लिख दें, कोई मसला नहीं, ये पैटी इशू। शाबाश, मैं चेक करने आऊंगा थोड़ी देर बाद। 1 2, उधर नहीं देखना और इधर से सवाल देखें या हैंडआउट से देखें और जल्दी करें, शाबाश जल्दी करें। ये सवाल क्या देखूं आके, ये तो मैंने सामने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर होमवर्क फिर आता हूं जी। नहीं, पहला ये जो सवाल सामने है ना जी, ये क्वेश्चन नंबर 61, ये आप लोगों ने यही करना है, सिर्फ नोट बनाना है। इधर देखें, ये रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट पढ़े तो उसमें नोट कहा होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है। ये पर्चे में अगर वो कहे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ फिर बनानी है, वरना नहीं। ओके, ये सिर्फ ये रिक्वायर्ड था। जल्दी करें जल्दी करें, सादा सी बात की है, क्वेश्चन 61 करें। बड़ा फिर फाइनल जीते हैं हमें। सर आप बातों में लगाना चाहते हैं, हम नहीं लगेंगे, हम तो सवाल करके छोड़ेंगे। पानी पिला दे यार मुझे भाई। मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं, अगर 1000 में करना था तो फिर राउंड करने की दिलेरी भी रखो। फिर 1000 करने का फायदा, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल यूज कर रहे हो तो इतने दिलेर तो बनो कि राउंड कर लो उसको। रुपीज में मैंने सवाल किया आपके सामने। ओह, एन इम्पोर्टेंट थिंग वाज मिसिंग इन द क्वेश्चन। नंबर कट जाएंगे, इधर देखें, ऐसे लिख लिया करें, ये रुपीज में है, और अगर 1000 में तो रुपीज इन 1000, मिलियन हो तो रुपीज इन मिलियन, ठीक है ना? ऐसे करके एक ही बार आप लिख दिया करें और लाइन लगा के, ताकि ये ऊपर एक ही बार, हर एक के ऊपर क्या अलग अलग लिखना। कितने बच्चे कर चुके? एक बच्चा कर चुके, 2 बच्चे कर चुके, सर ठीक। जल्दी करें शाबाश, इतना आसान काम है और सुस्तियां कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन भी समझानी है, 5 मिनट आखिरी। 4 सवाल होमवर्क में दिया मैंने, 2 में डिस्पोजल नहीं है लेकिन रिवैल्यूएशन है, और 2 में डिस्पोजल भी है, रिवैल्यूएशन भी है, और 4 में नोट बनाना है। और एक नोट मैंने क्लास में नहीं बनवाया रिवैल्यूएशन वाला। देखो कितनी ज्यादती करते हैं सर, साथ वाले को कहेंगे, ये करता ही ऐसे जानबूझ के। पान छेती कर लो। डिस्पोजल है, डिस्पोजल। ये क्या कर रहे हो तुम? 860 के साथ माइनस कैसे लगाया तुमने? क्या कर क्या रहे हो? तो क्लोजिंग के साथ माइनस करते हैं, एसिड की क्लोजिंग के साथ माइनस लिखते हैं। अब कितने बच्चे बना चुके हैं नोट? तकरीबन कोई 10-12 बच्चे, 15। हाइब्रिड में हाथ नहीं खड़ा हो रहा कोई। कितने बच्चे बना चुके हैं नोट? माशाल्लाह, बहुत ही कम है, जल्दी करें। क्योंकि उसको कॉस्ट में से माइनस किया है बुक वैल्यू निकालने के लिए। जी बच्चों,
कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं। ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं जी, कटिंग के नंबर नहीं कटते, ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं। 8 को 6 मत बनाया करें, 8 को काट के 6 लिख लिया करें। ये काम जो आप करते हैं ना, ये वाला, ये 8 ओहो हो 8 नहीं 6 कर लो, उसको 6 कर लो, वो नंबर कट जाता है। नहीं बेटा, ओवर राइटिंग में आई कैप मार्क्स काट लेगा, कोई बात नहीं है, पास हो जाने के ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा जी, कितने बच्चे अभी भी रहते हैं? लेफ्ट हैंड खड़ा कर दें राइट से जो लिख रहे हैं, राइट हैंड खड़ा कर दें लेफ्ट से जो लिख रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट कर चुके सब बच्चे। चलें जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट बनाना है। अब इसमें आपने सिर्फ 3 मिनट लगाने हैं, जल्दी करें, जल्दी करें। अब मैं आ रहा हूं देखने, हाइब्रिड से शुरू करूंगा देखना ये बच्चों के कमालात को, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा होमवर्क की तैयारी कर लूं। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो 1 और 2 पता नहीं कहाँ होंगे। आप लोग अपने हैंड आउट से करें जी, आप नोट पे ले जाएं आमिर भाई, फॉर्मेट पे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं होमवर्क लिखूं सबके लिए, नोट पे फॉर्मेट पे रहें आप। और क्वेश्चन नंबर 62 ऑनलाइन वाले बच्चों, इंशाल्लाह बुक्स अवेलेबल हो जाए, ये फास्ट फॉरवर्ड वालों के लिए बुक्स होपफुली अवेलेबल हो जाएंगी इस वीक के एंड से पहले पहले। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ऐलान किया ना, तो कोई फास्ट फॉरवर्ड सुन रहे होते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आती। जी इधर रखिए, जल्दी कर लें जी।
बहुत स्लो है स्पीड भजन। शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत। पहलवान क्या गंद मारा हुआ है तूने, जल्दी में क्या ना, असर भी कोई नहीं होना, तुमने मुक्का मारे। ये कोई लाल पीला नीला क्या हो रहा है? ये एक ब्लैक बॉल पॉइंट यूज किया करो। ये अभी 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 शुरू हुआ है ये नोट बनना। जल्दी करें, जल्दी करें। भाई की वेस्ट कोट गंदी होगी, नहीं साफ करता हूँ, काम करो अपना। हाँ भाई, भाईजान आज पहला दिन वाले भाई, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए पढ़ने? तो क्या मसला था? पैदल चले थे मर्दान से, 15 दिन लग गए 18 से। अभी जरा मिलो ना मुझे क्लास के बाद। नोट बना ला, नोट बना ला। बन गया? वो क्या है अगले सफे पे? इतने अभी तक पहले एसिड पूरा करते रहते हो सारा नहीं। एक एसिड को पकड़ो, उसकी कॉस्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मेरा मशवरा है सबसे पहले फॉर्मेट बनाया करें, मतलब अंग्रेजी लिख लें। अभी मैं आज रिवैल्यूएशन को भी ऐड करूंगा उसमें, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले क्या किया करेंगे, अंग्रेजी में फॉर्मेट लिख लिया करेंगे। उसके बाद फिर फिगर्स जो मिलती जाए वो लिखते जाए, ताकि जितना सवाल में समझ आए वो सारा का सारा तो नंबर मिल जाए ना उसको, तो ठीक है। सौती हालात को क्यों नहीं आप साइलेंट रखते? अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जी, कितने बच्चे अभी तक कर रहे हैं? ले जी, अच्छा जी, अच्छा। ये जी सोल्यूशन है, देख लें, इसको चेक कर लें जल्दी से। एंड वाला काम कर लीजिएगा खुद ही, मेजरमेंट बेसिस वाला। अज्यूम ही करना था, उसमें भी कोई डाटा अवेलेबल तो है नहीं। अच्छा जी, आप पूरी तवज्जो, आखिरी 5 से 7 मिनट 10 मिनट मुझे चाहिए। मैं आज के लेक्चर की सबसे मुश्किल और नई बात करने जा रहा हूं, ठीक है? तैयार है? अच्छा जी, अभी तक बेटा बातें नहीं करें प्लीज। अभी तक हमने 2 सवाल किए, उनमें हमारे एसेट्स जो हैं वो कॉस्ट मॉडल पे पड़े थे। कोई रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं आया, कोई ट्रांसफर का जिक्र नहीं आया। लेकिन अगर हमारा एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल, हाँ अहम बात जो याद आ रही थी उस वक्त भूल गई, इधर सुनो। मेरे पास ये 2 एसेट्स हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, तो क्या जरूरी है कि मैं फिर व्हीकल को भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखूं? मेरी बात सुने, बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं ये सोच रहा हूं, मेरा ये दिल कर रहा है, मेरी ये चाहत है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी जो क्लास है, इस क्लास को मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखूं। तो क्या ये जरूरी है कि फिर मैं व्हीकल को भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखूं, फिर बिल्डिंग्स को भी रखूं, फिर हर चीज को रखूं? आपके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी एक क्लास को रिवैल्यू करें तो बाकी क्लासेस को भी रिवैल्यू करें। किसी एक क्लास को आप कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं, दूसरी रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी। कॉलमनर फॉर्म में चल रहा होगा काम, जो कॉस्ट मॉडल वाली उस पे कॉस्ट मॉडल लिख दो, नहीं तो रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन, जो मर्जी करो। लेकिन ज्यादा अहम बात क्या है? ज्यादा अहम बात यह है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी को आपने रिवैल्यू करने का सोच लिया है, तो फिर ये नहीं करना कि किसी प्लांट को रिवैल्यू कर लो, किसी को छोड़ दो, किसी को कर लो, किसी दूसरे को छोड़ दो। नहीं, अगर प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है तो फिर इस पूरी क्लास को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना जरूरी है। आपने सोचा लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, इन सारों में से मैंने सिर्फ बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना है। स्टैंडर्ड कहता है आपको इजाजत है कि आप बाकी सारी क्लासेस को कॉस्ट मॉडल पे रखें, बिल्डिंग्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लें, लेकिन फिर बिल्डिंग्स विद इन दिस क्लास आप ये नहीं कर सकते कि किसी बिल्डिंग को रिवैल्यू कर लें और किसी को रिवैल्यू ना करें। ये बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हमने लिखा हुआ कि अगर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर उसमें जितनी प्लांट मशीनरी है वो कॉस्ट मॉडल पे होंगी, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अगर व्हीकल रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए तो फिर सारे व्हीकल रिवैल्यूएशन मॉडल पे होंगे, तो इसलिए इसके नीचे एक ही जगह पे हमने लिखा हुआ है कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है? ओके, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैंने ये कहा कि अभी तक हमने जो भी सवाल देखे उनके अंदर हमारे एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे पड़े थे। अगर हमारा कोई एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाए तो क्या असर पड़ेगा? याद माजी अजाब नहीं है, इसलिए इसको देख ही लेते हैं, ठीक है ना? मैंने वो लेजर बनवाए थे, ये इसी दिन के लिए बनवाए थे, इसी दिन के लिए। मुझे बताओ 2012 के साल में कॉस्ट मॉडल यूज हुआ था? सवाल नहीं याद? तो ये देखो 14 में पहली बार रिवैल्यू हुआ एसेट जाके, ठीक है ना? खरीदा था हमने इसको
12 में, तो 12 और 13 कॉस्ट मॉडल था, फिर 14 से रीवैल्यू हो गया था, रीवैल्यूएशन मॉडल पे चला गया था, ठीक है ना। अब अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे था तो ये कॉस्ट नजर आ रही है इसकी। जब एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे गया तो क्या चेंजेस आई थी? हमने कहा था कि रीवैल्यूएशन के दिन दो काम करने हैं। पहला ट्रांसफर, उसकी एंट्री पड़ी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये एक काम। दूसरा काम, एसेट के अंदर सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग करो। तो यहां पे क्या आया था? एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। यानी जिस साल में रीवैल्यूएशन होगी तो मैक्सिमम क्या चेंज आ जाएगी? एक तो ट्रांसफर की एंट्री आएगी एसेट अकाउंट में, और दूसरा सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। और समझ रहे हो ये चेंज, ये दो चीजें किसमें ऐड हुई हैं? एसेट के अकाउंट के अंदर कौन कौन सी दो चीजें ऐड हुई? एक सरप्लस भी हो सकता था, लॉस भी इस साल में सरप्लस है, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर होकर आई। तीसरी तो कोई चीज नहीं ना आई, या सरप्लस होगा या लॉस होगा। ट्रांसफर की एंट्री के बाद या सरप्लस होगा या लॉस होगा, यानी एसेट अकाउंट में सिर्फ ये दो चीजें चेंज होंगी। और एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के अंदर ये डिस्पोजल वाली डेप्शन नहीं है। ये देखो यहां डिस्पोजल नहीं लिखा हुआ, ये क्या है? एसेट में ट्रांसफर हुआ। यानी कि अगर हमारा एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगा ना, तो इस पूरे नोट के अंदर एसेट वाले पोर्शन में, इस एसेट वाले पोर्शन में सिर्फ दो चीजें ऐड होंगी, एक ट्रांसफर, दूसरा रीएन सरप्लस या लॉस। और इस डिडक्शन वाले सेक्शन के अंदर सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री आएगी। कैसे? इधर देखो, सिंपल, बहुत से भी ज्यादा सिंपल है ये काम। कल इंशाल्लाह सवाल कराऊंगा, तो 4 सवाल देने हैं। सुनो इधर देखो, सबसे पहली चीज, रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हो? बोलो। ट्रांसफर में क्या एंट्री करते हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। एक्यूमुलेशन की नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर की चीज को अगर डेबिट करेंगे तो कम करना है उसको। दरवाजा मत खोलें यार, इनको कहें प्लीज दरवाजा लॉक कर दें, बल्कि जी लॉक कर दें जी। एक्यूमुलेटेड डेप्शन की नेचर क्या है? सबसे अहम बात चल रही हो, दरवाजा खुल जाए फिर है। एक्यूमुलेशन की नेचर क्या है? क्रेडिट। इसमें से हमने जब ट्रांसफर किया एंट्री को तो एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट हुआ, तो एक्यूमुलेशन डेबिट हो रही है। क्रेडिट नेचर की चीज अगर डेबिट हो तो इसका मतलब यहां पे ट्रांसफर आएगा, ठीक है, और ट्रांसफर वाली फिगर यहां से क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक हो गया। अब डबल एंट्री पूरी कराओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट की नेचर तो क्रेडिट करने का मतलब माइनस। ठीक हो गया। तो ये हमारी ट्रांसफर की एंट्री पड़ी। इधर देखें, ओहो येलो ही करते हैं जी। ये एंट्री बोले एंट्री बोले दोबारा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट, हजारों दफा ये एंट्री, तो सैकड़ों दफा ये एंट्री तो कर ही ली होगी अब, ठीक है, 100 को दफा तक करीब पे पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर की एंट्री जो है, ठीक है, वो क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट। ठीक हो गया। यही मैं अभी आपको दिखा कर आया था। एक तो ये ट्रांसफर की एंट्री आनी है एक्यूमुलेशन वाली साइड पे भी और एसेट वाली साइड पे। दूसरी चीज, पहला काम क्या करते थे? रीवैल्यूएशन के दिन एसेट को पहले डेप्शन को ट्रांसफर करते थे एसेट अकाउंट में, फिर सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग करते थे, ठीक है। अब सरप्लस है या लॉस है? अगर सरप्लस है तो प्लस कर दोगे, और अगर लॉस होगा तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जिंदगी आसान रखेंगे, सिर्फ लिखा करेंगे रीवैल्यूएशन, ठीक है। एडजस्टमेंट भी लिखने की हम जहमत नहीं करेंगे, रीवैल्यूएशन लिखेंगे। अगर प्लस साइन, अगर प्लस के साथ फिगर होगी तो वो सरप्लस है, नहीं तो लॉस है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चेंज हमारे नोट के अंदर आना है ना, और इसमें भी प्लस माइनस इंशाल्लाह हम कल से लिखना छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमारा एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो मैक्सिमम क्या होगा? एक ट्रांसफर की एंट्री आएगी, डेबिट एसेट क्रेडिट। दूसरा सरप्लस होता है तो एसेट डेबिट होता था, लॉस होता था एसेट क्रेडिट होता था। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है? भाई चुप कर जाओ। रीड एंड अर्निंग में क्या जाना है? ट्रांसफर क्या होना है? रीवन सरप्लस क्या चीज है? हमें इस नोट के अंदर इससे कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहला जुमला क्या लिखवाया था क्लास के स्टार्ट में कि ये पीपी का नोट जो है ये एसेट और एक्यूमुलेशन के लेजर्स की स्टेटमेंट फॉर्म है। बस तीसरी कोई चीज फिलहाल आपने नहीं सोचनी। ओके, अच्छा सुने, होमवर्क के अंदर 4 अदद सवाल हैं, 4 अदद। बेटा अगर रिवैल्यूएशन पर सरप्लस आया तो प्लस फिगर हुआ करेगी और लॉस आया तो माइनस हुआ करेगी। ये इंशाल्लाह देखेंगे, कल सवाल कराऊंगा, आप घर पे भी करेंगे। भाई आपस में बातें नहीं प्लीज, हाइब्रिड वाले भी चुप करें। मैंने कहा बातें नहीं, फीमेल स्टूडेंट भी शामिल है क्लास में ही। जी भाई सवाल वाले भाई, हाँ तो वो तो बताने लगा, ये क्या सवाल है? ये पिक्चर्स ले रहे हैं इसलिए मैं रुक गया। अच्छा जी, सबसे पहले इधर देखें, सबसे पहले आपने लेक्चर 13 का क्वेश्चन नंबर 59, ये लेक्चर 13 में जो क्वेश्चन 59 था ना 13 के हैंडआउट में, यही जो भी दिखा रहा था मैं, इसकी आपने, मैंने रिक्वायरमेंट क्या लिख दी इसकी, सुनो
वहां पे लिखी हुई है कि बात सिर्फ देख लो, ये वाला सवाल है 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर 3 रिवैल्यूएशन नहीं थी 13 लेक्चर में। इसकी रिक्वायरमेंट मैंने कर दी, प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। जाहिर है खपोगे, तंग होगे, गलतियां करोगे, तो कल जब आओगे तो सवालात लेके आओगे, ना कि समझ रहे होगे। फिर कल मैं ये सारे चारों सवाल मैं खुद सॉल्व करूंगा क्लास के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो फिर आपका लेवल जरा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 3 ही रिवैल्यूएशन वाला अगले दिन ईयर एंड वाला सवाल किया था, ठीक है। ये ऐसे नहीं मैंने यहां पे सॉल्व किया, कहा था आपको कि चलेंगे हमारे साथ, ठीक है। इनमें मैंने रिक्वायरमेंट क्या कर दी, प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। वहां पे एक ही जगह लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ सवाल दिखा रहा हूं। ये एसके लिमिटेड वाला सवाल है, ये लेक्चर 14 के हैंडआउट में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये यूएल और केएल वाला सवाल है, ये क्वेश्चन इधर इस हैंडआउट में पड़े हैं। यूएल वाला सवाल कल किया था, इसके अंदर प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 है। इन्होंने लिखा हुआ था लॉन्ग विद कंपैरेटिव, मैंने वो काट दिया है, 17 का नहीं सिर्फ 18 का बना के लाए फिलहाल, ठीक है। सिर्फ 31 दिसंबर 18 का नोट हो गया यूएल वाले सवाल में, ठीक है। और केएल वाले सवाल के अंदर तो वैसे ही उन्होंने 1 साल का ही नोट मांगा था, प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। परेशान हो, दुख में आए, खपे, जो भी हो, लेकिन होमवर्क ये अब ये देख लें प्लीज। आपका तरतीब यही रखनी है, प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन 59 लेक्चर 13 वाला सबसे पहले करना है, उसका 31 में 18 का नोट बनाना है। क्वेश्चन 64 लेक्चर हैंडआउट 14 वाला दूसरे नंबर पे करना है, उसका नोट बनाना है 31 नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 3 यूएल वाला करना है, उसमें कंपैरेटिव ईयर नहीं बनाना, सिर्फ 18 का बनाना है। और ये केएल वाला सवाल आपने 4th नंबर में। क्वेश्चन 59 हैंडआउट में नहीं है, चले वो फिर टीए से ले लीजिएगा ना, ठीक है, ताकि आप ये बच्चे यहाँ पे जो नोट कर रहे हैं वो कर लें, ठीक है जी। जिंदगी रहे, ओ भाई बैठ जाओ, बेशर्मो बैठ जाओ, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रहे तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।